Greetings of the day, students. So we were discussing about managing input-output operations into C language. That is our chapter currently going on. Last time we did inputting a character on console screen or getting an input character from user. So put character या put char किसके लिए use होता है? That is used for outputting the character on the console screen. और get char किसके लिए use होता है? Inputting the character from the user. ठीक है? So we discussed these two functions last time. Today we are gonna talk about the formatted input कि let's say we use scanf for it. हमें पता है कि scanf function क्या होता है basically यूजर से वैल्यू लेने के लिए scanf function हम यूज़ करते हैं %d %f या %ld whatever the thing is हम उनके साथ यूज़ करते हैं कोई भी टाइप का इंटीजर हो या कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो we can use scanf for that और real numbers right. So अगर हम scanf में %d यूज़ करते हैं तो that is used for integer signed or unsigned. Then we use ld that is long integer. Then have hd for short integer. ठीक है. So scanf के दो बेसिक पार्ट होते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स. कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या आता है कौन से फॉर्मेट का इंटीजर है फ्लोट है या कैरेक्टर है वो लेना है और कौन सा कैरेक्टर फ्लोट या एक्स्ट्रा जो वेरिएबल नेम्स हैं वो कहाँ पे आते हैं आर्ग्यूमेंट्स में आते हैं विथ एंड साइन. एंड को हम क्या कहते हैं एम्परसेंड साइन. मैं एम्परसेंड साइन यहाँ पे कर रहा हूँ. ठीक है. ये वाली साइन हम यूज़ करते हैं कहाँ पे इन आर्ग्यूमेंट सेक्शन where we specify every variable. So we'll start with inputting integer numbers. Let me just take highlighter. Okay. इंटीजर नंबर कैसे लेते हैं सबसे पहले परसेंटेज w1d w2d और w3d. इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे w1 w2 और w3 क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमें कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए व्हेनेवर वी आर इनपुटिंग अ नंबर. जैसे कि हमें सिर्फ उस नंबर इनपुटेड है उसमें से 2 या 3 डिजिट ही चाहिए तो हम उस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे. जैसे कि परसेंटेज 2d यानी 2 डिजिट नंबर एंटर कीजिए. परसेंटेज 5d यानी 5 डिजिट नंबर एंटर कीजिए. परसेंटेज डी है वो कोई भी जनरलाइज नंबर है जो भी इंटीजर के अलाउड साइज है. जैसे कि नंबर 3 अगर इंटीजर है तो नंबर 3 की जो भी अलाउड साइज है 8 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट अकॉर्डिंग टू कंपाइलर. सो परसेंटेज डी है वो कोई भी हैंडल कर सकता है वो डायनेमिक है. पर परसेंटेज 2d और 5d में क्या है स्पेसिफाइड डिजिट्स ही हम एंटर कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज 2d 5d और d है तो उसमें केस 1 क्या है 50 है. हम मैंने क्या केस 1 का मतलब होता है मैं आउटपुट में कुछ एंटर कर रहा हूँ व्हेनेवर आई एम आस्क्ड फॉर नंबर. तो मैंने 50 एंटर किया फिर 5 डिजिट नंबर एंटर किया फिर परसेंटेज डी में 3 डिजिट. तो केस 1 में सारा एकदम करेक्ट है कि नंबर 1 को 50 मिल रहा है नंबर 2 को जो हमने नंबर एंटर किया वो मिल रहा है 32,651 एंड देन नंबर 3 को 888 मिल रहा है. फाइन. पर केस 2 हम देखते हैं कि हमें पहला क्या लिखा हुआ है परसेंटेज 2d लिखा हुआ है वहाँ पे मैं 5 डिजिट नंबर दे रहा हूँ. मैंने लिखा हुआ है स्कैनफ में परसेंटेज 2d तो उसमें से वो 2 डिजिट का नंबर ही लेगा दैट इज 32. सो जब केस 2 चल रहा है तब नंबर 1 को 32 असाइन होगा. बाकी का जो 651 है वो इनपुट स्ट्रीम में अंदर ही है वो किसको मिल जाएंगे परसेंटेज 5d को मिल जाएंगे. यानी यहाँ पे जो मुझे 5 डिजिट नंबर एंटर करना है उसमें से 3 डिजिट नंबर मुझे मिल गया पर स्पेस है वो नंबर नहीं है इसीलिए जो नंबर 2 है उसमें सिर्फ 651 स्टोर रहेंगे. ओके. और नंबर थ्री में नेक्स्ट कौन सा है 50. सो 50 के बाद भी सिर्फ स्पेस आ रही है तो वहाँ पे हमारा नंबर इनपुट स्ट्रीम टूट जाएगा. सो नंबर 3 में 50 स्टोर रहेगा. ठीक है. सो 888 कहाँ जाएगा जो अपकमिंग स्कैनफ स्टेटमेंट है वहाँ जाएगा. फाइन. तो हम जब भी स्कैनफ स्टेटमेंट को फॉर्मेट करते हैं यानी कि हम परसेंटेज 2d 5d या कोई पर्टिकुलर डिजिट मांगते हैं जब यूजर से और यूजर उससे ज़्यादा या कम डिजिट एंटर करता है तो उसके हिसाब से स्कैनफ स्टेटमेंट में चेंजेस आते हैं. ये पूरा एक मेमोरी बफर होता है कि जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं. जैसे कि 32651 50 और 888 एक पूरे मेमोरी बफर में स्टोर है ये तीनों नंबर. तो यूजर को फर्स्ट नंबर के लिए कितने डिजिट चाहिए 2 डिजिट चाहिए तो उसने 32 2 डिजिट ले लिए. उसके नंबर 1 को 32 मिल गया. फिर नेक्स्ट नंबर के लिए उसको 5 डिजिट चाहिए तो अगर 5 डिजिट मेरे पास लाइन में है तो मुझे 5 डिजिट मिल जाएंगे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर बीच में इनपुट स्ट्रीम टूट रही है यानी कि स्पेस आ रहा है ABCD नंबर आ रहा है ऐसा कुछ चीज़ है तो वहाँ पे अपना नंबर स्कैनिंग बंद हो जाएगा और सिर्फ 651 उसको मिलेगा नंबर 2 को. ठीक है. उसकी कैपेसिटी कितनी है 5 डिजिट की है पर वो होल्ड कितना कर रहा है 3 डिजिट कर रहा है ओनली. फाइन. और फाइनली परसेंटेज डी जो डायनेमिक है वो कोई भी नंबर हैंडल कर सकता है अप टू द कंपाइलर्स लिमिट जिसकी उतनी लिमिट है. पर हमने यहाँ तक स्कैन कर लिया 32 नंबर 1 को मिल गया. 651 के बाद स्पेस है इसीलिए 651 कहाँ मिल गया नंबर 2 को 5d के हिसाब से. और परसेंटेज डी के लिए सिर्फ 50 है सो परसेंटेज डी में 50 स्टोर हो जाएगा. देन 888 अभी बाकी है जो 888 कहाँ जाएगा जो अपकमिंग स्टेटमेंट आ रहा है इसके बाद वाला स्कैनर उसको 888 से स्कैनिंग स्टार्ट होगा. फाइन. एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज स्टार डी. स्टार डी का मतलब है इस नंबर को स्किप कीजिए. ठीक है. सो कई बार क्या होता है यूजर 2 डिजिट नंबर एंटर करता है और 5 डिजिट नंबर एंटर करता है. तो 2 डिजिट नंबर के बाद 5 डिजिट नंबर 2 को मिल जाएगा.
कोई भी बेमतलब का नंबर एंटर करता है। जैसे मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि एंटर सीरियल नंबर एंड एंटर योर नेम, या एंटर सीरियल नंबर एंड एंटर योर रोल नंबर, पर मुझे उसकी सीरियल नंबर का कोई काम नहीं है। जस्ट मुझे एप्लीकेशन में एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू या एप्लीकेशन में अच्छा लगे इसीलिए रखना है, तो मैं इस तरीके का स्टार फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा। स्टार फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम क्या है, उस नंबर को स्किप करना। जैसे कि आप स्कैनफ में देख रहे हैं परसेंटेज डी स्टार परसेंटेज स्टार डी और परसेंटेज डी, और मैंने यहाँ पे कितने वेरिएबल स्पेसिफाई किए हैं, ओनली टू। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कितने हैं, तीन हैं, पर यहाँ पे मैंने वेरिएबल कितने लिखे हैं, सिर्फ हैंडलिंग के लिए दो वेरिएबल लिखे हैं। सो बीच वाला जो भी एंटर होगा नंबर, जैसे कि ये 456 है, जहाँ पे भी आपने स्टार परसेंटेज डी लिखा है, ये परसेंटेज डी को क्या मिलेगा, 123 मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंटेज स्टार डी का मतलब है वो हमें स्किप करना है, तो दिस थिंग इट विल स्किप, और डायरेक्टली 789 किसको मिल जाएगा, डेटा टू को मिल जाएगा। सो डेटा वन इज 123 एंड डेटा टू इज 789। ठीक है, सो इस तरीके से हम स्किप करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज कर सकते हैं। फाइन। So before going into inputting real numbers, let me just switch to the code blocks and have a look at the examples. So मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिखा हुआ है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। इंटीजर कुछ डिफाइन किए हैं मैंने, फिर मैंने कुछ प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट लिखे हैं और उसकी वैल्यूज भी देता जा रहा हूँ। जैसे जैसे नंबर आता जाएगा हम समझते जाएंगे। अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। सो आई एम गेटिंग एन आउटपुट स्क्रीन हियर। इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। एंटर थ्री इंटीजर नंबर्स ए बी और सी। यहाँ पे देखेंगे हम कि ए है वो परसेंटेज डी है, बी है वो स्किप करना है, और सॉरी बी स्किप नहीं करना है, बी का एसोसिएट किसके साथ हो जाएगा, एंड एम परसेंट साइन तीसरे वाले परसेंटेज डी के साथ, और सी की वैल्यू गार्बेज आएगी। सो आई जस्ट एंटर थ्री नंबर्स, वन स्पेस टू स्पेस थ्री। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देखेंगे ए वन है, बी थ्री है और सी जीरो है। बी थ्री क्यों है, क्योंकि बीच वाला टू नंबर है वो स्किप हो गया है, परसेंटेज स्टार डी वाला नंबर है जो, और ये परसेंटेज डी है, यानी वो चीज़ें स्किप हो गई। इन शॉर्ट ये परसेंटेज डी जो भी स्कैन हुआ वो स्किप हो चुका है। तो ये फर्स्ट वेरिएबल है वो ए को मिल गया, और थर्ड वेरिएबल जो है हमारा वो बी को मिल गया, इसीलिए सी की वैल्यू जो आ रही है वो गार्बेज आ रही है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आउटपुट स्क्रीन, एंटर टू फोर डिजिट नंबर्स। सो अब मुझे यहाँ पे पहुँच गए हम, मुझे दो फोर डिजिट नंबर्स लिखने हैं। सो आई जस्ट राइट डाउन 1 2 3 4 8, फोर टाइम्स एट और फोर टाइम्स फाइव, ठीक है। सो अब हम याद रखेंगे कि हमने यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा है उसमें से सिर्फ दो ही नंबर स्कैन हुए हैं, वन एंड टू। यहाँ पे थ्री बचा है, यहाँ पे फोर एट है और फोर फाइव है। सो मैंने दो फोर डिजिट नंबर एंटर कर लिए हैं जो एक्स और वाई को असाइन हो चुके हैं, ठीक है। देन आई हैव टू एंटर अ नाइन डिजिट नंबर। नाइन डिजिट नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। एंटर नाइन डिजिट नंबर है जहाँ पे, वो हम ध्यान से देखेंगे कि वहाँ पे तीन वैल्यू स्कैन हो रही है, परसेंटेज थ्री डी, परसेंटेज फोर डी और परसेंटेज थ्री डी, ठीक है। सो आई जस्ट चेक कि व्हाट इज द आउटपुट। पी को 1 2 3 असाइन हुआ है क्योंकि वो तीन डिजिट होल्ड कर सकता है। उसके बाद 4 5 6 7 किसको असाइन हुआ है, क्यू को असाइन हुआ है क्योंकि वो फोर डिजिट होल्ड कर सकता है। और आर को कितने नंबर असाइन हुए हैं, तीन डिजिट्स, तो दो डिजिट बचे हैं क्योंकि फोर और थ्री सेवन, और सिर्फ आर को दो ही नंबर लास्ट में असाइन हुए, 8 एंड 9। दो इट कैन होल्ड थ्री डिजिट। यानी कि हमें बेसिकली इनपुट बफर समझना है कि हम जितने भी नंबर एंटर करते हैं वो बफर में स्टोर होते हैं। एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है बफर, जहाँ पे नंबर स्टोर होते हैं, और जैसे जैसे हम स्कैनफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते जाते हैं वैसे वैसे उनको नंबर्स असाइन होते जाते हैं, ठीक है। सो एंटर टू फोर डिजिट नंबर। आई जस्ट क्लोज दिस प्रोग्राम बिकॉज आई वांट टू रन इट अगेन। यहाँ पे मैं 2D एंड 2D कर देता हूँ, ठीक है। सो इफ आई रन दिस अगेन, it will ask me for two numbers, that is let's say 2 and 3 and 4। थ्री इंटीजर नंबर एंटर करना है, पर एक स्किप करने वाला है वो थ्री मीन बीच वाली वैल्यू, पर लास्ट वाला टू और फोर असाइन हो जाएगा और बीच वाली वैल्यू थ्री स्किप हो जाएगी, ठीक है, जो ए और बी को मिल रही है। देन एंटर टू फोर डिजिट नंबर, पर हमने यहाँ पे परसेंटेज 2D कर दिया है। सो मैं अगर फोर डिजिट नंबर एंटर कर रहा हूँ, 4444 एंड फोर टाइम्स एट, तो उसने क्या लिया, टू टाइम्स फोर लिया, और दूसरे परसेंटेज डी के लिए टू टाइम्स फोर लिया, फिर फोर टाइम्स एट उसने उसने टोटली स्किप कर दिया, जो कि अभी इनपुट बफर में है। अभी नेक्स्ट जो भी स्कैनर स्टेटमेंट आएगा, जैसे कि एंटर नाइन डिजिट नंबर, वहाँ पे फोर टाइम्स एट वाला यूज होगा। कैसे यूज होगा, जैसे कि एंटर नाइन नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नाइन डिजिट नंबर है। इसको तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, परसेंटेज 3D 4D और 3D। लेट मी जस्ट पुट एन एंटर। ये जो लास्ट वाला जो फोर टाइम्स एट है वो अभी मेमोरी बफर में स्टोर्ड है, तो जैसे कि आप देखेंगे फोर टाइम्स एट है, अभी स्कैन स्कैन नहीं हुआ था, तो वो परसेंटेज 3D को मिल गया पहले, तो थ्री टाइम्स एट,
फिर 1 टाइम 8 बचा था वो परसेंटेज 4D को मिला, और जो हमारा 1 2 3 4 वाला नंबर था वो बफर में बाद में आ रहा था, जो इसको 1 2 3 के फॉर्म में मिला। ठीक है, तो आपको समझना है कि जो पहले से स्टोर होता हुआ आ रहा है, जो स्कैन नहीं हो रहा है, वो भी वहाँ पे बफर में स्टोर्ड है। आपका जो नेक्स्ट स्कैन स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें वो आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन व्हाट यू वांट टू स्कैन एंड हाउ यू वांट टू आउटपुट इट। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट इन इंटीजर नंबर्स। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर बताया हमें क्या होता है, फ्लोट और डबल दो चीज़ें यूज होती है, परसेंटेज एफ और परसेंटेज एल एफ। इसमें हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज़ करेंगे, परसेंटेज 2 एफ, परसेंटेज 3 एफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे इसे, कि हम परसेंटेज एफ को हम स्कैन कर रहे हैं, तो विल स्पेसिफाई परसेंटेज एफ और एल एफ अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल टाइप। ठीक है, बाकी एम्परसेंड साइन जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही रहेगा। इनकी टाइप्स क्या है, फ्लोट या डबल है। फाइन, कैसे कैसे नंबर ये होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नंबर है ई के फॉर्म में, वो भी यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। इंटीजर भी एंटर कर सकते हैं, बट वो रिप्रेजेंट कैसे होंगे, फ्लोट के फॉर्म में होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 66 एंटर किया था केस 1 में, तो मुझे आंसर क्या मिला, 66.0 ऑब्वियसली। ठीक है, 4425.98 ई रेस टू -2। इसका मतलब होता है कि जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर 4425.98 इंटू 10 रेस टू -2। ई रेस टू -2 का मतलब होता है इंटू 10 रेस टू -2। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 44 पॉइंट समथिंग। ठीक है, क्योंकि वो 2 डेसिमल प्लेस आगे आ जाएगा बिकॉज ऑफ द 10 रेस टू -2 पावर। फाइन, 1 2 3 4 5 है पॉइंट, वो तो नॉर्मल फ्लोट नंबर है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम। और अगेन हम फ्लोट नंबर अगर हमें स्किप करना है रीडिंग, तो वी कैन स्किप इट यूजिंग परसेंटेज स्टार एफ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं कोड ब्लॉक्स में, एंड आई जस्ट रन द प्रोग्राम। I'll remove these things or we can use it better। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर की जगह पे फ्लोट ले लेंगे, और परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, 3 नंबर हम स्कैन करेंगे। ठीक है, उन 3 नंबर्स में से बीच वाला नंबर स्किप हो जाएगा। ठीक है, सो विल जस्ट स्कैन फर्स्ट एंड लास्ट। इसको मैं हटा देता हूँ। फाइन, प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें रखना चाहिए था, हटा देता हूँ। ए बी और सी, परसेंटेज डी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज एफ। ओके, otherwise it looks good to go। I'll just close the earlier running program and we run it again। फाइन, एंटर 3 इंटीजर नंबर्स। मैंने जो ये इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं किया ऑब्वियसली, इसलिए वो रॉन्ग दिखा रहा है, और वी कैन जस्ट चेंज इट बाय राइटिंग फ्लोट। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्किपिंग फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया है, तो बीच वाला नंबर स्किप होने वाला है। राइट, फर्स्ट इज लेट्स से 12.88, second number is 123.678 e raised to -4। ठीक है, एंड देन आई हैव 57। राइट, सो बीच वाला नंबर ऑब्वियसली स्किप होगा। सो 12.88 और 57 असाइन हो गए, बीच वाला नंबर स्किप हो गया है। अगर आपको चेक करना है कि अगर प्रॉपर स्पेसिफायर, आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो यूज़ होते हैं कि नहीं, सो आई रन इट अगेन। जैसे कि 34.88 ई रेज टू -3 एंड देन 713 एंड देन 33.44। तो जैसे कि आप देखेंगे 0.03488 ये जो है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, सो हम इस तरीके के नोटेशन से भी लिख सकते हैं। द सिंपल थिंग इज यू शुड नो इट हाउ टू रिप्रेजेंट इट। फाइन, और परसेंटेज एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हो रहा है, कैसे हम फ्लोट नंबर्स को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसमें हम परसेंटेज एन डी या परसेंटेज एक्स डी वाई डी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई करना अलाउड नहीं है। विड्थ स्पेसिफाई करना कहाँ कहाँ अलाउड होता है, इंटीजर्स में अलाउड होता है। राइट, सो आई जस्ट स्विच टू पीपीटी। okay, inputting character strings, character strings। okay, कैरेक्टर अलग चीज है और स्ट्रिंग्स अलग चीज है। कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है, कैरेक्टर इज जस्ट अ सिंगल अल्फाबेट, और स्ट्रिंग क्या है, मोर देन वन अल्फाबेट, वन और मोर देन वन अल्फाबेट। ठीक है, कैरेक्टर है वो मोर देन वन नहीं हो सकता कभी भी, स्ट्रिंग है वो वन हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है। ठीक है, अल्फाबेट्स।
So we'll just see an example of string. So moving forward with our discussion of characters and string, जैसे कि यहाँ पे हम डिफरेंस दिखाया गया है कैरेक्टर और स्ट्रिंग का, कि सिंगल लेटर नंबर या पंक्चुएशन मार्क जो होता है उसे कैरेक्टर कहते हैं. इट इज एनक्लोज बिटवीन सिंगल कोट्स. खास ध्यान रखेंगे, लास्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन रखा था लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे मैंने कैरेक्टर डिफाइन किया था, कैरेक्टर पी, और कैरेक्टर पी की दोनों साइड्स में डबल कोट्स किए थे. सो इट वाज अ वार्निंग मैसेज plus there was nothing printed on the screen. A lot of students asked me about it, so I'm just mentioning it कि जब भी हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग में डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं लेट्स से आई रोट कैरेक्टर के, तो मुझे कैरेक्टर के है वो कैसे पता चलेगा? उसके दोनों साइड सिंगल कोट्स होंगे तभी. अगर वो के दोनों साइड डबल कोट्स है तो मुझे इसका मतलब ये हुआ कि ये वन लेंथ की स्ट्रिंग है. ठीक है, डिटेल में देखेंगे जब हम एग्जांपल देखेंगे, पर यहाँ पे सिंपल समझने वाली बात क्या है, कैरेक्टर इज अ सिंगल एलिमेंट, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स. यानी स्ट्रिंग कोई अलग एलिमेंट नहीं है, वो कैरेक्टर्स ही हैं, पर जब वन या वन और मोर कैरेक्टर्स आर पुट टुगेदर दैट इज नोन एज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कैसे बनती है? एक या ज्यादा कैरेक्टर्स एक साथ लेके. ठीक है. सो अगर आपको कैरेक्टर और स्ट्रिंग का डिफरेंस पूछा जाए तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं. फाइन. सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अजय, फिर लास्ट में नल कैरेक्टर है, इसे नल कैरेक्टर कहते हैं. ये पूरी एक स्ट्रिंग है, नेम नाम की स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग को नाम क्या दिया गया है? नेम. कैसे डिफाइन करते हैं हम, जब हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आएगा तब देखेंगे आफ्टर कपल ऑफ स्लाइड्स. पर ये पूरा है जो एक स्ट्रिंग है अजय. ठीक है, पर उस स्ट्रिंग में एक एक जो कैरेक्टर है, ठीक है, एक एक एंटिटी है, एक एलिमेंट है, उसे कैरेक्टर कहते हैं. जैसे कैरेक्टर ए, कैरेक्टर जे, कैरेक्टर ए अगेन, कैरेक्टर वाई एंड देन नल कैरेक्टर. ठीक है, नल कैरेक्टर का मतलब है यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है, नथिंग एल्स. फाइन. सो दिस इज होल इज अ नेम नाम की एक स्ट्रिंग है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग और कैरेक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. आई विल जस्ट स्विच टू द पॉइंट स्लाइड्स. कि सिंगल कैरेक्टर तो हम क्या यूज़ करते हैं? गेट चार यूज़ करते हैं. मल्टीपल कैरेक्टर हो तो हम स्कैन एफ परसेंटेज एस यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए. ध्यान रखेंगे यहाँ पे एम परसेंट साइन नहीं आएगी. ठीक है. अगर हमने जो पहले वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया कि परसेंटेज एफ, परसेंटेज एल एफ, फाइन, ये सब चीज़ें, या फिर परसेंटेज डी, 2D, 5D, बफर क्या होता है, अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो इट्स ओके. दीज आर सम अ बिट ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट्स. नो प्रॉब्लम, आई सजेस्ट कि आप उसे सीखें. बट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि इंटीजर को रीड करने के लिए क्या चाहिए होता है? परसेंटेज डी चाहिए होता है और एम परसेंट साइन वेरिएबल नेम चाहिए होता है. दैट्स इट. और मोर देन वन वेरिएबल्स हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं, वो हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं. आई एम जस्ट मेंशनिंग इट अगेन कि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल कंट्रोल स्ट्रिंग में मेंशन करके और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मेंशन करके वी कैन मीन स्कैन इट मोर देन वन वेरिएबल. फाइन. जस्ट अ सेकेंड. परसेंटेज एफ की बात करते हैं तो यहाँ पे तो कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर है नहीं, परसेंटेज 1D, 2D या 3D इस तरीके से. यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज एफ ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग. तो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल. ये सिर्फ तीन फॉर्मेट्स हैं कि ये नंबर एक फ्लोट फॉर्मेट वाला है, एक ये है वो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट वाला है, ई रेस टू माइनस टू और 10 रेस टू माइनस टू, और यहाँ पे इंटीजर नंबर भी एंटर कर सकते हैं जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लोट फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. सो ये सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है, नथिंग एल्स. देन वी हैव कैरेक्टर स्ट्रिंग, गेट कैरेक्टर. और अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें लेने हैं तो हम परसेंटेज एस से लेंगे. जनरली सिंगल कैरेक्टर बहुत कम काम का होता है. कैरेक्टर का मेन यूज़ होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होता है, कि सिंगल कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कहते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं. फाइन. तो मल्टीपल कैरेक्टर हमें चाहिए हो तो हम परसेंटेज डब्ल्यू सी यूज़ करते हैं. डब्ल्यू सी का मतलब होता है कितने कैरेक्टर चाहिए, दैट इज डब्ल्यू. मुझे 10 कैरेक्टर चाहिए तो परसेंटेज 10C लिखूंगा, 15 कैरेक्टर चाहिए तो परसेंटेज 15C लिखूंगा, सिमिलरली. ठीक है. और परसेंटेज डब्ल्यू एस का मतलब है स्ट्रिंग. हम परसेंटेज डब्ल्यू सी या डब्ल्यू एस दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और स्कैन एफ यूज़ करते हैं. ध्यान ये रखेंगे कि इंटीजर और फ्लोट में यहाँ पे एम परसेंट साइन आती है, यानी कि एंड साइन. पर जब हम मल्टीपल कैरेक्टर स्कैन करते हैं तब एंड साइन नहीं आती है. ओके, सो आई एम जस्ट पुटिंग अ क्रॉस हियर. एंड साइन नहीं आती है इन स्ट्रिंग. फिर अगर हमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कैसे अलाउ करना है या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कैसे अलाउ नहीं करना है इनसाइड अवर स्कैन एफ, दैट विल सी. बट फर्स्ट we'll just have a look at an example of this thing कि string को कैसे स्कैन करते हैं. फाइन. सो आई हैव जस्ट स्विच टू द कोड ब्लॉक्स. यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंटीजर नंबर डिफाइन है. स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं? तो लिखते हैं कैरेक्टर. ठीक है. अगर मैंने कैरेक्टर में यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता कि कैरेक्टर नेम, NAME, ठीक है, कैरेक्टर नेम, इसका मतलब होता है कि नेम नाम का जो वेरिएबल है उसकी कैपेसिटी कितनी है? ओनली
1 कैरेक्टर की। फाइन। फिर मैंने कैरेक्टर नेम 1 लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 15 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेम 1 नाम का जो वेरिएबल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो 15 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर ही है, पर वो सिंगल कैरेक्टर नेम की तरह स्टोर नहीं करेगा। वो नेम 1 में कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकेंगे, 15। नेम 2 में कितने हो सकेंगे, 15। नेम 3 में कितने हो सकेंगे, 20। इसको कहते हैं कैरेक्टर एरे। अभी एरे क्या है वो हम नहीं सीखेंगे, हमारा जस्ट काम है याद रखना कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब हमें सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल्स एक साथ चाहिए होते हैं, जैसे कि नेम एक कैरेक्टर से नहीं बनता है। ठीक है, वो डेटा टाइप कैरेक्टर है पर एक कैरेक्टर से नहीं बनता है, हम काफी सारे कैरेक्टर मिला के एक नेम बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने नेम 1 नाम की डेटा टाइप वेरिएबल बनाया है जिसकी डेटा टाइप कैरेक्टर ही है, पर वो एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। ओके। सो ये कैरेक्टर एरे भी कहते हैं। एरे का मतलब है ऐसा एलिमेंट या ऐसी चीज जहाँ पे मोर देन वन एंटिटी स्टोर्ड है कोई सिंगल डेटा टाइप की। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेम 1 में कैरेक्टर डेटा टाइप की 15 एंटिटी स्टोर्ड है, नेम 2 में कैरेक्टर डेटा टाइप की 15 एंटिटी स्टोर्ड है, सिमिलरली नेम 3 में 20 एंटिटी स्टोर्ड है कैरेक्टर डेटा टाइप की। ठीक है। सो मैंने प्रिंटफ लिखा है एंटर सीरियल नंबर एंड नेम 1। ध्यान रखेंगे जब हम सीरियल नंबर परसेंटेज डी में स्कैन कर रहे हैं तब हम एम्परसेंड साइन कर रहे हैं, पर जब नेम 1 स्कैन कर रहे हैं, नेम 1 क्या है, कैरेक्टर एरे या तो स्ट्रिंग है, तब हम परसेंटेज 15 सी भी लिख सकते हैं, परसेंटेज 15 एस भी लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है देखेंगे। पहले एक बार इसको मैं रन कर लेता हूँ। फाइन। सो इट विल आस्क मी फॉर टू थिंग, एंटर सीरियल नंबर एंड नेम 1। मैं सीरियल नंबर क्या लिखूंगा, जैसे कि मेरा रोल नंबर 23 और मेरा नाम है ABCXYZ। फाइन। तो ABCXYZ के बाद एंटर करने से उसने मुझे आंसर नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमने 15 कैरेक्टर्स मांगे हैं। तो ABC 3 कैरेक्टर स्पेस फोर्थ वन और XYZ 4 + 3 7 कैरेक्टर्स और एक एंटर 8 कैरेक्टर्स हो चुके हैं। स्टिल नीड टू एंटर 7 कैरेक्टर्स, सो 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी हमारी स्ट्रिंग है वो कंप्लीट होगी। सो हमारी पूरी स्ट्रिंग का आंसर क्या आएगा, नेम नंबर इज 23, मैंने प्रिंटफ किया है वापस, और नेम में क्या है ABC स्पेस XYZ और एंटर करके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये जो पीछे क्वेश्चन मार्क वाला कैरेक्टर है वो नल कैरेक्टर है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर एरे खत्म होता है। फाइन। सो विल जस्ट क्विकली डीबग इट एंड सी दैट हाउ थिंग्स वर्क्स। इसको एक बार डीबग कर लेते हैं क्विकली। F5 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 इज अ शॉर्टकट की टू पुट ब्रेक पॉइंट्स, कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रोग्राम को पॉज करना है while debugging it। Debugging स्टार्ट कर रहा हूँ। We will have a variable menu I guess on the right hand side। Yes, and we have a variable menu। So हम स्टार्ट करेंगे। I'll just stop it and start it again। फाइन। नंबर की इनिशियलाइजेशन 0 है और बाकी सब का इनिशियलाइजेशन है वो आप देख सकते हैं कैरेक्टर एरे है। फाइन, चीज़ें इनिशियलाइज हो चुकी हैं। ओके। इफ आई जस्ट मूव वन स्टेप अहेड, इट विल स्कैन फॉर थिंग्स, एंटर सीरियल नंबर एंड नेम, और फिर जैसे मैं एंटर करता हूँ इट विल आस्क मी फॉर इनपुट ऑन स्क्रीन। 55 लिख रहा हूँ और क्या नेम लिख रहा हूँ, ABCDEFG स्पेस XYZSRT। Okay, so still there are characters left I guess. How many characters done, 7 8 8 or 6 14, one character is left, I'll enter just 3 or R and I just put enter I guess। ओके। 15 हो चुके हैं, हमारा डिबगिंग चालू है। सो 15 कैरेक्टर्स हो चुके हैं, हमारा नेम 1 में एंट्री आ चुकी है। नेम 2 नेम 3 अभी भी हमने यूज़ नहीं किए हैं, सो वहाँ पे अभी भी नल कैरेक्टर्स का गार्बेज वैल्यू ही है। सो व्हेन आई विल प्रिंट दिस थिंग it will show me this ABCDEFG space something and लास्ट में स्लैश n। तो जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने 7 एंटर किया था जो यहाँ पे आ चुका है। फाइन। सो आई जस्ट क्लोज दिस। सो एक सिंपल चीज़ हमें ध्यान क्या रखनी है कि हम यूज़ करते हैं परसेंटेज C और परसेंटेज S। अभी परसेंटेज S यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, नाउ आई वोंट बी एबल टू यूज़ स्पेस, क्योंकि
परसेंटेज एस यानी मुझे पूरा चीज़ एक साथ लिखना है। जैसे कि 33 है और मैंने यहाँ पे परसेंटेज एस कर दिया है, तो मुझे स्ट्रिंग लिखना है। जैसे कि मैं पहले भी लिख रहा था ABC स्पेस XYZ, अब पूरी स्ट्रिंग आ रही थी। अब जैसे आप देखेंगे नेम में क्या आ गया, ओनली ABC, और उसके बीच में काफ़ी सारी स्पेस है क्योंकि परसेंटेज 15S है। परसेंटेज 15S का मतलब है परसेंटेज यानी कि 15 स्पेस क्रिएट करो पहले और उसमें लास्ट में ABC लिखो। ठीक है। अगर मैं थोड़ा बड़ा नेम लेता, जैसे कि 33 स्पेस ABCXYZ स्पेस PQR, फाइन। तो इस बार उसने ABCXYZ लिया। ओके, 15 स्पेस क्रिएट की पहले और लास्ट 6 स्पेस में ABCXYZ एंटर कर दिया बिकॉज ऑफ परसेंटेज 15S। ठीक है। सो जब आप स्कैनिंग में परसेंटेज 15S या S यूज कर रहे हो, परसेंटेज NS, तब क्या होगा कि वो स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। और परसेंटेज NC यूज कर रहे हैं जब आप कोई भी नंबर और C, तब वो एनी कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, /n/t सब एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। सो परसेंटेज C या परसेंटेज S अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको डिटेल याद नहीं रखनी अगेन, तो आई जस्ट से दैट you can remember that percentage s is used to scan the string and you do not have to use the ampersand sign here। ठीक है। अगेन, और परसेंटेज C किसके लिए यूज होता है, कैरेक्टर के लिए यूज होता है। फाइन, सो विल जस्ट रिमेंबर द स्मॉल स्मॉल थिंग विदाउट डिटेल्स। फिर हमने लास्ट में बात की थी कि कौन से कैरेक्टर, स्पेसिफाई कैरेक्टर अलाउड करने हैं तो वो कर सकते हैं, और उसके रिवर्स कैरेक्टर अलाउ करने हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्कैन कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट चेंज द प्रोग्राम। I have written a program here small, integer नंबर का हम यहाँ पे काम नहीं, सो आई एम रिमूविंग इट, सॉरी। कैरेक्टर एड्रेस, ठीक है। कैरेक्टर एरे है या तो फिर एक बड़ी स्ट्रिंग है एड्रेस नाम की, जहाँ पे 30 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं हम, जिसका नाम एक ही है, एड्रेस। फाइन। सो एंटर एड्रेस में पूछ रहा हूँ, और परसेंटेज में मैंने परसेंटेज एस नहीं लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा है, परसेंटेज ब्रैकेट में A to Z। ये एक नोटेशन है कि ये जो कैरेक्टर स्ट्रिंग हम स्कैन कर रहे हैं उसमें कौन से कैरेक्टर अलाउड है, A से लेकर Z तक, बट ओनली स्मॉल। इफ़ यू राइट कैपिटल कैरेक्टर, स्ट्रिंग का स्कैनिंग खत्म हो जाएगा और आपकी स्ट्रिंग का जो है वहीं पे एंड हो जाएगा, आगे स्कैन नहीं होगी। दो यू कैन एंटर इट ऑन कंसोल स्क्रीन। जैसे कि अगर मुझे आपको डेमो दिखाना है तो आई जस्ट प्रेस F9। फाइन। यहाँ पे मैं स्मॉल नंबर ही एंटर कर सकता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ जैसे कि भावनगर। ठीक है। भावनगर में अगर मैं ये G कैपिटल कर देता हूँ, फाइन, तो एंड आई प्रेस 678 स्पेस, मैं काफ़ी सारी चीज़ें एंटर कर पा रहा हूँ, एज यू कैन सी। ठीक है। बट जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा और मुझे उसका आंसर मिलेगा, तो ADD यानी एड्रेस इज इक्वल्स टू ओनली BHAVNA, यहाँ तक आया है। ठीक है। GAR नहीं आया है क्योंकि पहला कैरेक्टर कैपिटल जहाँ से आएगा, पहला कैपिटल कैरेक्टर जहाँ आएगा वहाँ से मेरी जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो जाएगी कि सिर्फ स्मॉल कैरेक्टर्स ही मुझे लेने हैं, तो यहाँ से वो आई मीन स्ट्रिंग को स्किप कर देगा। ठीक है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ स्मॉल कैरेक्टर्स हैं उसमें मुझे एक स्पेस ऐड करनी है, मुझे स्पेस भी कंसिडर करनी है वाइल स्कैनिंग, तो मैं क्या करूँगा, A to Z कॉमा स्पेस। ठीक है। स्पेस के साथ मुझे कैपिटल कैरेक्टर्स भी अलाउ करना है, तो कैपिटल A to Z लिख दूंगा। फाइन। इसका मतलब होता है स्मॉल A to Z अलाउ करो, स्पेस अलाउ करो, कैपिटल A to Z अलाउ करो। ठीक है। आई जस्ट रन इट एंड आई राइट डाउन GMIT स्पेस भावनगर। ठीक है। एंड इफ आई प्रेस एंटर, मुझे पूरा एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि स्पेस भी अलाउड है, कैपिटल भी अलाउड है, स्मॉल भी अलाउड है। पर अगर मैं यहाँ पे पिन कोड डालता हूँ तो ऑब्वियसली इट विल रिटर्न मी नथिंग। पिन कोड वाला पार्ट रिटर्न नहीं करेगा, जैसे कि GMIT स्पेस भावनगर 364001। फाइन। तो GMIT भावनगर तक अलाउड है पर नंबर अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली ये 364001 एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपको उसको भी एक्सेप्ट करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 to 9 ले सकते हैं। ठीक है। सो अब 1 to 9 अलाउड है। अगर हम रन करते हैं, if I'll just write GMIT 364001, if I press enter, as you can see, whole thing is allowed। Fine। जीरो इज नॉट अलाउड, मैंने 1 to 9 लिखा हुआ है, सो जीरो इज नॉट अलाउड। एज यू कैन सी GMIT के बाद 364 तक गया है, 001 उसने 00 से लेके आगे की वाली स्ट्रिंग है वो स्किप कर दी है। ठीक है। सो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स मैटर। मैंने 1 to 9 लिखा था तो उसको पता है कि 1 to 9 ही अलाउ करना है। अब मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल कैरेट साइन यूज़ करता हूँ। ठीक है। कैरेट साइन का मतलब है इसके अलावा सब अलाउड है।
यानी हम 1 to 9 से लेके उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो विल रन इट एंड चेक द आंसर। यूज अ कैरेक्ट साइन। कैरेक्ट साइन का मतलब क्या होता है, इसके अलावा सारी चीज़ें अलाउड है। सो हम 1 से लेके 9 के बीच वाले कोई भी नंबर हम जब एड्रेस एंटर करें उसमें एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि हम यहाँ पे प्रिंट एफ एड्रेस एक इंस्ट्रक्शन है। स्कैन एफ हम परसेंटेज की जगह पे दे रहे हैं कि हमें क्या स्कैन करना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन एंड देन वी आर प्रिंटिंग द स्ट्रिंग। जैसे ही मैं रन करता हूँ इसको, सो हम एड्रेस एंटर करेंगे पर उसमें 1 to 9 के अलावा सब अलाउड है। इफ आई जस्ट राइट GMIT then capital B and then Bhavnagar and I'm entering 00361, ठीक है। इस तरीके से एंटर कर रहा हूँ। सो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और GMIT भावनगर 00 आ गया है। 3641 में से कोई भी कैरेक्टर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि 1 to 9 के बीच वाला कोई भी कैरेक्टर अलाउड नहीं है, इसके अलावा सब अलाउड है। जैसे ही ये कैरेक्टर एनकाउंटर करता है वो स्ट्रिंग में, वहाँ पे वो स्ट्रिंग स्टॉप कर देगा, उसके आगे स्ट्रिंग को स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। सो कैरेट साइन का मतलब होता है नेगेट, उसके अलावा। अगर मैं ये निकाल देता हूँ तो इसका मतलब होता है इतनी ही चीज़ अलाउड है। इफ यू पुट अ कैरेट साइन, इसका मतलब होता है जब भी हम स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं तो इसके अलावा सारी चीज़ें अलाउड है, ठीक है। सो फाइल जस्ट स्विच टू PPT। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डिस्कस कर लिया है कि परसेंटेज और कैरेक्टर में कौन से कैरेक्टर अलाउड है। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं हम लोग दोनों साइड। परसेंटेज, स्क्वायर ब्रैकेट, कैरेट, यानी ये चीज़ें अलाउड नहीं है, एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द अबव। फाइन। कौन से कॉर्ड अलाउड है? परसेंटेज C कैरेक्टर के लिए, D डेसिमल के लिए, E और F दोनों फ्लोट के लिए यूज होते हैं। फाइन। देन G इज ऑल्सो यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। H है वो शॉर्ट इंटीजर के लिए यूज होता है। फिर ऑक्टल के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए, देन परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए, फाइन, अनसाइंड इंटीजर के लिए, एंड सो मेनी थिंग्स। इस तरीके से हम स्कैनएफ के फॉर्मेट कोड यूज कर सकते हैं। Now further we'll discuss about formatted output. Before that, I just want to give you a simple example. So I'll just switch to code blocks. So just wanted to show you this small example of how address is taken. I mean, if you want to take a proper address, you should use caret sign with /n. So whenever the new line is encountered, it will, stop the process of getting the characters. Fine. So as you can see here, I have not used percentage %m sign that we generally use with scanner. I have mentioned this before, but whenever you are scanning a string, you don't use %, right? So I have not used it. And if you don't specify anything, percentage %d, percentage %f or anything, and if you just specify square brackets, it will mean that you are scanning a string, and you will specify what things are allowed or what things are not allowed while you are scanning that string. Okay, so it is implicitly understood by compiler. I'll just run this and show you. Okay, enter address. If I'll just say GMIT Bhavnagar 364001, and if I'll just press enter, address is GMIT Bhavnagar 364001. Okay, every bit of it is allowed. Whatever you have entered here, it is allowed. I have just put couple of /n before I print it, so you are seeing it after 2 lines. Okay, now we are seeing another example of this scanf thing. Right, I have just written a few things earlier to save the time. मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि आपको जो समझ में नहीं आएगा, मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं जस्ट टू सेव दिस वीडियो टाइम। इंटीजर A है, फ्लोट B है और कैरेक्टर C है, ठीक है। सो प्रिंटफ क्या कहता है कि you have to enter 3 values. First value should be integer, second should be float and third should be character, and enter 3 values. फिर हम क्या करते हैं, स्कैनिंग है वो हम if स्टेटमेंट के इनसाइड करेंगे, ठीक है। if scanf and what do we enter, %d, %f for float and %c for character, comma %a, comma %b and comma %c. Fine, so we have to enter 3 things. So this should be equal to 3. If it is equal to 3 means we have entered the correct values and we are processing everything correctly. Else if it is not true, then what will we say, that something is wrong. Printf you have entered wrong value. Okay, so what does this mean?
कि हमने scanf समथिंग इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, हम 3 वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, तो जब यूजर से वो 3 वैल्यू लेगा तो हर बार अगर scanf अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो हर बार 1 आउटपुट देता है। scanf फंक्शन है वो आउटपुट में क्या देता है, 1 देता है। 1 का मतलब होता है करेक्ट आउटपुट है। सो अगर हम 3 वैल्यू स्कैन कर रहे हैं तो उसका मतलब आउटपुट में 1 + 1 + 1 3 देगा। सो अगर scanf फंक्शन का आउटपुट 3 है, इसका मतलब है तीनों नंबर करेक्टली इनपुट हो चुके हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों नंबर प्रिंट कर देंगे कि printf you have entered, just a second, correct values. Okay, and we'll just print those values. Printf, I forgot to put the slash n back there. Okay, and we have to print these three values, %d, %f and %c, and all we have entered correctly is a, b and c. Fine, so we have entered the whole program and now we'll just run it. You have to enter the 3 values, instructions है, so हमें 3 values enter करनी है। थर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी कैरेक्टर होनी चाहिए। so I'm entering 12 as an integer, then I'm entering 3.4 as float, और मैं फिर enter कर रहा हूँ small let's say w. okay, so 3 values are entered. You entered correct values, 12 आ गया, 3.4 हो गया और w आ गया। I'm running the program again. Let me enter the wrong values, let's say 32, 4.7 या 4.8, और मैं एंटर कर रहा हूँ 8.8। ओके, सो लेट अस चेक। उसमें से वो करेक्ट कैरेक्टर ले रहा है, इट इज टेकिंग द करेक्ट कैरेक्टर फ्रॉम दोज वैल्यूज। ओके, सो लेट मी फिगर आउट व्हाट इज द रॉन्ग एग्जांपल हियर। यस, सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। एंटर 3 वैल्यूज। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 132 एंटर कर रहा हूँ, फिर एंटर कर रहा हूँ w, जो कि एक कैरेक्टर है जो हम फ्लोट की जगह पे दे रहे हैं। सेकंड वैल्यू शुड बी फ्लोट, और हम थर्ड वैल्यू दे रहे हैं 4.5। ठीक है, उसको थर्ड वैल्यू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि थर्ड वैल्यू कैरेक्टर होनी चाहिए। तो अगर उसके ज्यादा मैं दे रहा हूँ तो उसमें से वो एक ही कैरेक्टर लेगा, 4.5 में से सिर्फ 4 लेगा वो। ठीक है, और प्रिंटिंग के टाइम वो 4 प्रिंट करेगा, पर सेकंड तो हमें फ्लोट ही देना है कंपलसरी। फाइन, तो उसकी जगह पे अगर मैं w दे रहा हूँ तो दैट इज रॉन्ग। सो इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, हमने कोई वैल्यू जो है वो रॉन्ग एंटर किया है। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है वो इंटीजर मांग रहा है, तो लेट मी गिव फ्लोट टू द फर्स्ट वैल्यू 3.5 space 66 and e. फाइन, अगेन वी आर एंटरिंग करेक्ट वैल्यूज बिकॉज 3.5 में से वो कितने ले रहा है, सिर्फ 5 ले रहा है, और बाकी की वैल्यू पीछे वाली किसको दे रहा है, वो सेकंड स्कैनफ स्टेटमेंट को दे रहा है, जो कि %f है 0.500, और 66 में से वो सिर्फ 6 ले रहा है। फाइन, सो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अगेन आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम बाय डिस्कसिंग इट, बट जस्ट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि जिनको ये चीज समझ में पहले नहीं आई थी। स्कैनफ मैंने 3 बार लिखा है, %d, f और c। तो 3.5 वैल्यू है, उसमें से इंटीजर वैल्यू %d a को दे देगा। ठीक है, सो 3 वैल्यू चली गई, पर 0.5 अभी बाकी है, तो 0.5 वैल्यू है वो %f के स्कैनफ में चली जाएगी। ठीक है, वो परसेंटेज 0.5 है वो b को मिल जाएगी, और बाद में जो 66 है अपकमिंग, उसमें से कैरेक्टर सिर्फ एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, तो उसमें से 6 निकाल के वो किसको दे देगा, c को। अभी भी हमारे पास कितनी वैल्यू बची है, 6 और e, 2 वैल्यू हमारे पास बाकी है। सो आगे के जो प्रिंटफ स्टेटमेंट अगर प्रोग्राम में होते तो उनको रिपीटेडली आई मीन रिस्पेक्टिवली 6 और e वैल्यूज मिलती। यानी स्कैनफ स्टेटमेंट बफर में स्टोर रहते हैं। जो भी हम स्टेटमेंट यहाँ पे स्क्रीन पे एंटर करते हैं वो चीजें इनपुट बफर में स्टोर रहती है कंप्यूटर के। बफर एक मेमोरी स्पेस है जहाँ पे जो हम इनपुट में जो भी वैल्यूज डाल रहे हैं वो स्टोर रहती है, और स्कैनफ स्टेटमेंट उसको 1 बाय 1 लेते जाता है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसमें जो वेरिएबल है उसके। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्कैनफ है वो इनपुट वैल्यू को कैसे स्कैन करता है। ठीक है, सो यू शुड नो इट। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस वाज कि हम पहले पूरे प्रोग्राम स्क्रीन पे टाइप करने की ट्राई करते थे, लिखने की ट्राई करते थे, बट एज वी विल गो फर्दर प्रोग्राम है वो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। जब प्रोग्राम बड़े होते जाते हैं तो प्रोग्राम को लिखने में टाइम जाता है, तो मैं जो स्क्रीन पे टाइपिंग कर रहा हूँ वो टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसीलिए व्हाट आई विल डू इज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड कि आई विल कीप प्रोग्राम रेडी, और आई विल कीप प्रोग्राम मोस्ट ऑफ द थिंग टाइप्ड।
ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीजें मैं टाइप्ड रखूंगा ताकि मैं सिर्फ आपको समझा सकूं. फाइन, सो विल कीप दैट इन माइंड. नाउ विल स्विच टू द पीपल. Okay, so moving ahead with our topic discussion, formatted output. We just discussed formatted input कि inputs कैसे कैसे हम ले सकते हैं, कौन से नंबर के input ले सकते हैं. Fine. Now it's turn to discuss how we can output things on the screen. इसका भी फंक्शन हम बेसिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज printf. ठीक है, printf ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है. आप डिफरेंट नोटेशंस या डेटा टाइप्स कैसे प्रिंट करनी ऑलरेडी जानते हैं, बट विल सी कि व्हाट वी कैन चेंज बाय दैट. ओके, सो कंट्रोल स्ट्रिंग इसमें भी यहाँ पे आती है and we have its arguments 1 to n, जो भी हमने अगर प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखे हैं. और वेरिएबल्स प्रिंट करने के अलावा printf कहाँ काम आता है हमें. printf जनरली इज यूज फॉर पुट द इंस्ट्रक्शन ऑन स्क्रीन, जो भी हमें बताना है यूजर्स को. जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में क्या किया था, हमने इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर लिखे थे कि फर्स्ट वैल्यू क्या एंटर करनी है, सेकंड वैल्यू क्या एंटर करनी है, थर्ड वैल्यू एक्सेट्रा. ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो. printf स्टेटमेंट में आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल होती है, बट उसमें कंट्रोल स्ट्रिंग होती है. तो कंट्रोल स्ट्रिंग में मैसेज भी हो सकता है printf का, आई मीन स्क्रीन पे शो करने का, या फिर वहाँ पे वेरिएबल के रिलेटेड चीजें हो सकती है. ठीक है, सो क्या प्रिंट करना है कंपाइलर को वो कंट्रोल स्ट्रिंग में बताएंगे. तो इसके आर्गुमेंट्स अगर है कोई भी रिलेटेड तो हम उसको पुट करेंगे आर्गुमेंट सेक्शन में आफ्टर डबल कोट्स. ठीक है, सो डबल कोट्स कॉमा एंड आर्गुमेंट्स. इफ देयर आर मोर देन वन आर्गुमेंट्स देन वी कैन जस्ट सेपरेट इट बाय कॉमा. फाइन, सो आउटपुट इंटीजर नंबर. सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, इंटीजर नंबर को कैसे आउटपुट करना है. तो यूज करेंगे %d. जनरली अब तक हम %d यूज करते थे. सिंपल अगर हमें कोई भी इंटीजर को आउटपुट करना है तो %d ही यूज करते हैं. n क्या स्पेसिफाई करता है, विड्थ. ठीक है, जैसे कि %d 1 2 3 4, तो जो भी नंबर है पूरा प्रिंट होगा, जैसे कि 1 2 3 4. फाइन, अभी ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि %7d और मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4, या फिर कोई वेरिएबल नेम हो सकता है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 है. ठीक है, तब क्या होगा, 7 डिजिट की स्पेस क्रिएट होगी. आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 स्पेसेस क्रिएट हुई है. उसमें फर्स्ट 3 स्पेसेस 1 देन 2 एंड 3, ये फर्स्ट 3 स्पेसेस खाली है. फाइन, बिकॉज अवर 1 2 3 4 नंबर कैन ओनली ऑक्यूपाई 4 स्पेसेस, तो वो राइट हैंड साइड से लिखा जाता है. दिस इज कॉल्ड राइट अलाइनमेंट. सो अगर आप परसेंटेज समथिंग डी लिख रहे हैं, %nd यानी n डिजिट्स आर अलाउड, उसमें आप कोई वेरिएबल या कोई भी इंटीजर नंबर स्टोर कर रहे हैं तो वो राइट अलाइंड होगा. ठीक है, अगर आप उसको फिर भी लेफ्ट अलाइन लिखना है तो आप माइनस साइन यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे की हुई है कि %-7d. तो 1 2 3 4 4 स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहा है, पर स्पेसेस कितनी क्रिएट हो रही हैं, टोटल 7 स्पेसेस क्रिएट हो रही है. ठीक है, टोटल 7 स्पेसेस क्रिएट हो रही है, उसमें से 4 ऑक्यूपाई हो रही है और पीछे वाली 3 स्पेस खाली है. अगर आप इसके बाद कोई नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो वो 3 स्पेसेस के बाद प्रिंट होगा. क्लियर है. सो अगर आप राइट अलाइन नंबर रखना चाहते हैं तो ओनली %nd. अगर आप लेफ्ट अलाइन नंबर करना चाहते हैं तो -%nd. ओके, सो प्लस एंड माइनस. अगर आप कम नंबर लिखते हैं जैसे %2d, तो स्कैनएफ में क्या होता था, अगर स्कैनएफ में हम %d मेंशन करते थे तो उतने ही डिजिट स्कैन करता था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. अगर नंबर है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है किसी वेरिएबल में, या कोई भी आप नंबर प्रिंट करना है वो दे रहे हैं और आप %nd लिख रहे हैं, तो अगर वो नंबर से छोटा है, %2d यानी 2 डिजिट की स्पेस क्रिएट करो, उसमें ये नंबर लिखो, तो ऑब्वियसली नंबर है वो स्पेस से बड़ा है, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा स्पेस मिल जाएगी और पूरा नंबर ही प्रिंट होगा. हम हाफ नंबर प्रिंट नहीं कर सकते आउटपुट में. ठीक है, इनपुट में यहाँ पे प्रॉब्लम होता था कि अगर इनपुट में हमने %2d लिखा होता था तो इसमें से सिर्फ जो भी हम इनपुट एंटर करते थे कीबोर्ड से उसमें से सिर्फ 2 डिजिट लेता था, बाकी के जो पीछे वाले डिजिट है वो नेक्स्ट स्कैनएफ के लिए रख देता था कि वो नेक्स्ट स्कैनएफ उसको हैंडल कर लेगा. फाइन, सिमिलरली %07d. 07d का मतलब है राइट अलाइंड है, प्लस 1 2 3 4 ही लिखना है वहां पे, पर आगे की जगह खाली रहती थी उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, सो ये क्या है, आउटपुटिंग इंटीजर नंबर्स. बिफोर डिस्कसिंग आउटपुटिंग रियल नंबर्स, लेट अस जस्ट स्विच टू द कोड ब्लॉक्स एंड सी इट्स एग्जांपल कि रियल नंबर का इंटीजर नंबर का आउटपुट कैसे लेते हैं डिफरेंटली. Okay, so here we are with the example of simple example of printing integer numbers, right? So हम डिफरेंट तरीके से कैसे प्रिंट कर सकते हैं. सबसे पहले सिंपल %d, fine, और we are printing a number called m. There are two numbers m and n. m is an integer number, n is a long integer number. ठीक है, तो इंटीजर नंबर से लॉन्ग इंटीजर नंबर भी सेम टू सेम इंटीजर की तरह ही डिफाइन होता है, बस आगे क्या आता है, लॉन्ग आता है.
इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल इंटीजर की कुछ लिमिट होती है जैसे कि 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट। और लॉन्ग इंटीजर में क्या होता है? देर आर मोर देन द लिमिट अलाउड इन द इंटीजर। इंटीजर में जितनी लिमिट अलाउड होती है उससे ज़्यादा हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? लॉन्ग इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 and 3 6 and 3 9 digit, there is a 9 digit number. I am not sure if integer is able to hold it or not, but long integer will be able to hold it. So percentage d, इसको रन करके देखते हैं। परसेंटेज डी सिंपल नंबर प्रिंट करेगा। परसेंटेज 10d 10 डिजिट की स्पेस क्रिएट करेगा, फिर राइट अलाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। परसेंटेज 0 10d क्या करेगा? राइट अलाइन ही रखेगा पर आगे जीरोस पुट करेगा। -10d क्या करेगा? लेफ्ट अलाइन रखेगा, फिर भी 10 डिजिट की स्पेस क्रिएट करेगा और पीछे LD लॉन्ग वाला नंबर प्रिंट करेगा। और सिमिलरली अगर लॉन्ग नंबर को प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी नहीं लिखेंगे, परसेंटेज LD लिखेंगे, उसके आगे डिजिट लिखेंगे कि 20 की स्पेस क्रिएट करो, बाद में परसेंटेज LD प्रिंट करो, यानी कि लॉन्ग डिजिट प्रिंट करो। ठीक है, सो इन लॉन्ग इंटीजर के लिए परसेंटेज LD यूज करते हैं, इंटीजर के लिए परसेंटेज D यूज करते हैं। सो इफ आई जस्ट रन दिस, सो एज यू कैन सी सिर्फ परसेंटेज डी में 1 2 3 4 5 प्रिंट होता है पहले लाइन में, नो स्पेसेस। देन वी हैव परसेंटेज 10d, तो पहले 10 डिजिट की स्पेस क्रिएट करता है, उसमें लास्ट 5 डिजिट में 1 2 3 4 5 प्रिंट करता है। देन वी हैव परसेंटेज 0 10d, तो आगे जीरोस प्रिंट करता है, स्टिल राइट अलाइंड ही है। फिर -10d कहाँ है? लेफ्ट अलाइंड है पर 10 डिजिट की स्पेस क्रिएटेड है। एज यू कैन सी पीछे की 5 डिजिट खाली है, वहां पे डायरेक्टली परसेंटेज लॉन्ग डिजिट प्रिंट नहीं हो रहा है, तो आई हैव रिटर्न इट। मैंने -10d के बाद डायरेक्टली क्या लिखा है? परसेंटेज LD, यानी कि लॉन्ग डिजिट वाला नंबर प्रिंट करो, पर वो उसके साथ एक साथ जोड़ के प्रिंट नहीं कर रहा है, पीछे 5 डिजिट की स्पेस छूटी हुई है। क्यों छूटी हुई है? क्योंकि मैंने टोटल 10 डिजिट की स्पेस मांगी है और उस नंबर को लेफ्ट अलाइन रखा हुआ है। और सिमिलरली परसेंटेज 20 LD, लॉन्ग डिजिट है तो आगे 20 लिखेंगे, तो 20 स्पेस क्रिएट की है पूरी और उस 20 स्पेस में से लास्ट 9 स्पेसेस में नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट ऑन आउटपुटिंग इंटीजर नंबर्स, राइट। आगे दूसरे नंबर, रियल नंबर कैसा आउटपुट करते हैं, फ्लोट नंबर, दैट विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। विल कीप इट टू दिस ओनली। थैंक यू, हैव अ गुड डे।